देखिए बेटा, आपकी सीटिंग अरेंजमेंट होगी। ठीक है, वो मैं लिस्ट बना लूँ, आपकी जो भी टेस्ट है उसका स्कोर बना लेते हैं। उसके ऊपर एवरेज के हिसाब से फिर बनाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो क्योंकि आपका कंटिन्यूअसली जो है वो इश्यू चल रहा होता है रोज का, तो फिर मैं बताऊंगा आपको। हम स्कोर बना लें, एवरेज बना लें, उसके बाद इंशाल्लाह इसको मसले को हल करेंगे। तो बेटा, हमने कल डिस्कस किया था करंट के बारे में कि जो करंट होता है वो क्या होता है। बातें नहीं करें बेटा, जो करंट होता है वो क्या होता है, या करंट का क्या ताल्लुक होता है वेलोसिटी ड्रिफ्ट से। तो इन चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था बेटा। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में। देखिए बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है या करंट का डायरेक्शन क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा। एक होता है हमारे पास कन्वेंशनल कन्वेंशनल करंट बेटा। बेटा, ये जो कन्वेंशनल करंट का कंसेप्ट था, ये बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन था। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो ये माना जाता था कि करंट जो होता है वो फ्लो करता है ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। करंट का जो फ्लो होता है वो ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम ये समझे, ये जो कॉन्सेप्ट था बेटा बिफोर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा। और इसके बारे में ये कहा जाता था कि करंट फ्लोज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज बेटा। करंट जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था, ओल्ड कॉन्सेप्ट था, या बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन था। तो जाहिर सी बात है, अगर करंट के बारे में हम ये कहें कि करंट जो होता है वो फ्लो करता है ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके अंदर करंट जो फ्लो करेगा, ठीक है, जो करंट फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द चार्ज फ्लो करती है। तो इसके लिए हम कहेंगे कि करंट किस तरफ फ्लो करता है बेटा। डायरेक्शन ऑफ करंट होगा फिर डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल इन द डायरेक्शन ऑफ ई। बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है बेटा। फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। तो आप कहोगे बेटा, जो पॉजिटिव प्लेट होती है बैटरी की उसको हम कहते हैं हायर पोटेंशियल, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम कहते हैं लोअर पोटेंशियल। तो करंट जो होता है वो फ्लो करता है फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। और ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, ये कन्वेंशनल करंट का कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट था बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा। अब इसके बाद जो दूसरा होता है बेटा,
वो होता है इलेक्ट्रिक करंट बेटा। दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है बेटा वो होता है इलेक्ट्रिक करंट बेटा। इलेक्ट्रिक करंट का मकसद होता है बेटा करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से जो करंट होता है, ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। और जाहिर सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। अगर ये हमारे पास बेटा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट किस तरफ फ्लो करेगा बेटा? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। तो इसके अंदर जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट होगा बेटा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, फ्रॉम पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ ई। बेटा अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अगेंस्ट फ्लो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा बेटा? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो ये इसका डायरेक्शन जो होगा बेटा वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो बेटा ये रियल कॉन्सेप्ट है कि कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स करता है। ये रियल कॉन्सेप्ट है। रियली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। तो अब लॉजिकली होना ये चाहिए कि करंट का डायरेक्शन जो होना चाहिए वो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, फ्रॉम पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल होना चाहिए। लेकिन आज भी जहां कहीं पे भी आप पढ़ोगे तो करंट का डायरेक्शन ये लिखा होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल, फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। जबकि हमें पता है कि ऐसा नहीं है, फिर हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। एक चीज फिजिक्स के अंदर हर चीज के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, हर चीज के पीछे कोई मैथमेटिकल रीजन नहीं होता। आप ये कन्वेंशन माने, आप इसके पीछे कोई रीजन ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये गलत बात है। ठीक है, ये अगेंस्ट फैक्ट है, लेकिन हम उसको मानते हैं जस्ट एज कन्वेंशन। जैसे रस्में होती है हमारी, हम रस्मों को मानते हैं, ठीक है, उनको फॉलो करते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि वो हमारे ऊपर कोई कानूनी पाबंदी है कि किसी रस्म को हम फॉलो करें, नहीं करें, कोई मसला नहीं। लेकिन एक चीज फिक्स कर दी जाती है कि करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन हम ये मानते हैं, ठीक है, फर्क कोई नहीं है कि अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करती है या नेगेटिव चार्ज फ्लो करती है। पॉजिटिव चार्ज फ्लो करे या नेगेटिव चार्ज फ्लो करे, बात एक ही। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज 1 कूलम फ्लो करेगी तो भी हम कहेंगे करंट कितना है? 1 एम्पियर। अगर पॉजिटिव चार्ज करेगी तो भी करंट क्या होगा?
1 है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 एम्पियर नेगेटिव चार्ज वाले करंट में एनर्जी कम होगी और पॉजिटिव वाले में ज्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं, दोनों का इफेक्ट सेम है। इसलिए हम कहेंगे कि करंट का डायरेक्शन किस तरफ होता है। बेटा इसका कंक्लूजन क्या लिखोगे? कंक्लूजन ये लिखोगे कि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब मुझे पता है कि अफलातून अब भी मुझे मैसेज करेंगे कि करंट जब इलेक्ट्रॉन की वजह से है तो फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, इसके पीछे मैथमेटिकल रीजन नहीं है, इसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। ये आप समझ लें कि फिजिक्स की एक कस्टम है, रवायत है, रस्म है, कन्वेंशन है। उस रस्म के मुताबिक हम कहते हैं कि हमारे जो बड़े थे वो सही है, हम गलत है। कि बड़े कहते थे कि करंट फ्लोज ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, तो हम छोटे भी कहते हैं कि करंट फ्लोज ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। मीन्स ये हमें जो है वो बड़ों की जो है वो बात मानने की जो है वो तरबियत देती है फिजिक्स, कि जो बड़े हैं वो बड़े हैं, वो गलत नहीं हो सकते, हम गलत हैं ड्यू टू द लॉ ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, देखिए बेटा, ओम्स लॉ जो होता है ये फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बेटा। एक होता है फंडामेंटल लॉ, दूसरा होता है यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ का मकसद ऐसा लॉ जिसको हर चीज फॉलो करे उसको यूनिवर्सल लॉ कहा जाता है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये यूनिवर्सल लॉ है, कोई भी मास होगा वो उसको फॉलो करेगा। लेकिन ये जो ओम्स लॉ होता है ना बेटा, ये इसको सेमीकंडक्टर्स फॉलो नहीं करते, इसको सिर्फ मेटेलिक कंडक्टर फॉलो करते हैं, वो भी नॉर्मल टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे मेटेलिक कंडक्टर्स भी इसको फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो ये फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बेटा। आप कहेंगे बेटा कि ओम्स लॉ जो फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बेटा। ठीक है, इसको आप कह सकते मेटेलिक कंडक्टर्स एट normal temperature at normal temperature follow Ohm's law। ठीक है, और जो मेटल्स जो नॉर्मल टेम्परेचर पे ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको ओमिक कंडक्टर कहा जाता है। ठीक है, ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, ऐसे कंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं बेटा? ऐसे कंडक्टर्स को हम कहते हैं ओहमिक कंडक्टर। अब ये जो लॉ है ये हीट के लॉ से मुतासिर होकर बनाया गया। ठीक है, जैसे हीट का एक लॉ होता है कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। इसी तरह से इसी लॉ से मुतासिर होके ये लॉ बनाया गया है कि अगर हीट फ्लो करती है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर तो करंट किस वजह से फ्लो करेगा? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ चार्ज करेगा या ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल करेगा? तो ये लॉ कहता है
कि करंट जो फ्लो करता है वो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल करता है। तो पहली बात जो इसकी होती है वो ये होती है, करंट फ्लोज ड्यू टू डिफरेंस करंट जो होता है वो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होता है। इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, इसका रेडियस r1 है और उसके ऊपर चार्ज q1 है। एक स्फीयर है जिसका रेडियस r2 है, 22 q1 है। ठीक है, अगर इन दोनों को हम किसी भी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करें तो क्या ये चार्ज इस तरफ फ्लो करेगी? 2 कूलम, एक के पास ज्यादा चार्ज है और दूसरे के पास कम है। तो बेटा करंट फ्लो करता है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। V1 हो जाएगा के Q1 अपॉन R1। ठीक है, और V2 कितना हो जाएगा बेटा? V2 हो जाएगा बेटा के Q2 अपॉन R2 इज इक्वल टू के ट्वाइस ऑफ Q1 अपॉन ट्वाइस ऑफ R1। ये हो जाएगा के Q1 अपॉन R। इसका मकसद है दोनों का पोटेंशियल बराबर है, दोनों का पोटेंशियल बराबर है तो आप कहोगे नो चार्ज फ्लोस, कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगी। तो करंट जो होता है वो फ्लो करता है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। अब ये ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है? इसकी स्टेटमेंट कहती है बेटा, इसकी स्टेटमेंट कहती है बेटा करंट फ्लो कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, करंट थ्रो कंडक्टर is directly proportional to potential difference applied across its ends। ये लॉ कहता है कि जब आप किसी भी कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, ज्यादा करोगे ज्यादा करंट फ्लो करेगा और कम करोगे तो कम करंट फ्लो करेगा। तो करंट जो फ्लो करता है वो किस वजह से करता है बेटा? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल करता है। सपोज करें बेटा कि इस तरह से वो हमारे पास है कि इस तरह से बेटा एक कंडक्टर है, इसके ऊपर आप 10 वोल्ट अप्लाई करते हो बेटा इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास बेटा कॉपर है, ठीक है, और इसके ऊपर आपने 10 वोल्ट अप्लाई किया, इसमें करंट I1 है। और एक और कॉपर का कंडक्टर है बेटा, ठीक है, ये भी कॉपर का ही कंडक्टर है, लेकिन इसके ऊपर आप कितना अप्लाई कर रहे हो? इसके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो 20 वोल्ट। ठीक है, ये भी हमारे पास बेटा कॉपर है और ये करंट I2 है। तो ये लॉ कहता है I2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? I1 होगा। कि करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। स्क्रीन चल रही है? तो करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, लेकिन यहां पे एक कंडीशन आती है कि सपोज करें हम ऐसे मान लें कि एक कॉपर की वायर है बेटा। ठीक है, ये तो बात क्लियर हुई कि अगर एक ही किस्म का कंडक्टर है, जैसे दोनों कॉपर के, तो जिसके ऊपर पोटेंशियल ज्यादा होगा उसके अंदर से करंट क्या होगा? ज्यादा फ्लो। लेकिन अगर ये कंडीशन आ जाए, ये कंडीशन आती है कि ये कॉपर है, इसके ऊपर 10 वोल्ट है और एक आपके पास आयरन है, उस
उसके ऊपर भी आपने 10 वोल्ट होगी। तो फिर ये ला इस कंडीशन के लिए क्या कहता है, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे और भी ध्यान में रखिएगा कि ये लॉ कहता है कि जिस कंडक्टर के ऊपर आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो उसी कंडक्टर में करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के। अगर ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे तो इस कंडक्टर में करंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। याद रखिए इस बात को, 14 चैप्टर के अंदर एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें हमें लगेगा कि ओम्स लॉ की वायलेशन हो रही है। तो ओम्स लॉ कहते हैं जिस कंडक्टर के ऊपर आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो उसी कंडक्टर का जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के। अगर इस कंडक्टर का 10 है, इसके ऊपर 20 करोगे, इसके ऊपर 30 करोगे तो करंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन इस चीज के बारे में ओम्स लॉ क्या कहता है कि जब नेचर ऑफ कंडक्टर्स डिफरेंट है तो क्या सेम पोटेंशियल पे सेम करंट आएगा। ओम्स लॉ कहता है कि करंट सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, करंट आल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द कंडक्टर। हर कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है। देखें, डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, सेम टीचर जब पढ़ाता है तो डिफरेंट स्टूडेंट्स का फीडबैक डिफरेंट होता है। किसी की रिजल्ट ज्यादा बेहतर होती है, किसी की रिजल्ट उससे कम होती है। टीचर तो वही होता है, ठीक है, वही पढ़ाता है, लेकिन हर एक की अपनी जो है वो अप्रोच है, ठीक है। किसी का कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, किसी का कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, ये नेचुरल है, ठीक है। किसी की जो है वो मेंटल जो लेवल्स होती है हर एक की अपनी होती है। कोई स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा होता है, कोई आर्ट्स के अंदर अच्छा होता है, कोई साइंस के अंदर अच्छा होता है, कोई किस सब्जेक्ट के अंदर परफॉर्म करते हैं। हर एक की अपनी मेंटल अप्रोच होती है। हमारे एजुकेशन सिस्टम की फेलियर है ये कि हम सबको एक ही सिस्टम के अंदर परफॉर्म करने के लिए ले आते हैं। तो आप कहेंगे कि हर एक कंडक्टर की नेचर डिफरेंट होती है। तो हर कंडक्टर की दो प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है कंडक्टेंस, दूसरी होती है रेजिस्टेंस। हर कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो डिफरेंट कंडक्टर्स ऑफर डिफरेंट रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ कंडक्टर। तो इसका नतीजा ये होता है कि ओम्स लॉ कहता है कि करंट को फ्लो करने के लिए आप सिर्फ पोटेंशियल को ना देखें, एक और चीज को भी देखें। और वो कौन सी चीज होती है, वो होती है करंट also depends upon nature of कंडक्टर, ठीक है। अब इसकी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। बेटा रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस जो होती है वो अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। जब करंट फ्लो करता है बेटा किसी भी कंडक्टर से तो उसके फ्लो को एक अपोजिशन आती है। वो अपोजिशन क्यों आती है, रीजन जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर which depends upon, ये बेटा डिपेंड करती है नेचर ऑफ कंडक्टर, लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। और बेटा ये जो रेजिस्टेंस होती है ना, R इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड
पोटेंशियल अप्लाई करते हो, कंडक्टर में कितना करंट फ्लो करवाते हो, उससे रेजिस्टेंस का लेना देना नहीं है। अगर एक कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टेंस 10 है, इसमें 10 एम्पियर गुजारोगे तो भी 10 होगी, 20 एम्पियर गुजारोगे कंडक्टर। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, जो डिपेंड करती है लेंथ पे, जो डिपेंड करती है एरिया पे, जो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। इसकी और प्रॉपर्टी एक है जिसको कहा जाता है कंडक्टेंस। जिसको के कहते हैं बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस बेटा, कंडक्टेंस 1/r या R1/K बेटा। रेजिस्टेंस से हमें यह पता लगता है कि कौन सा कंडक्टर कितनी रेजिस्टेंस देता है। कंडक्टेंस से यह पता लगता है कि कितना अलो करता है करंट को फ्लो करना। रेजिस्टेंस ज्यादा है, लॉजिकली कंडक्टेंस क्या होगी, कम। कंडक्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी बेटा। ठीक है, तो आप कहोगे कि कंडक्टेंस जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है। किसकी रेसिप्रोकल होती है बेटा, रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल होती है। तो अब आप इसको कह सकते हैं बेटा I is proportional to V, लेकिन also depends upon nature, therefore I is equal to K into V, where K जो होता है वो होता है I/V, और K भी उन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जिन पे रेजिस्टेंस करती है। K भी also independent of I and V। देखिए K होता है I/V, लेकिन ये I और V से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, दोनों का रेशियो जो है वो हमेशा सेम आएगा। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं बेटा I is equal to 1/R into V, तो आप कर सकते हैं V is equal to IR, और यहां से आप कर सकते हैं R is equal to V/I, V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी से इंडिपेंडेंट है। और R का जो यूनिट होता है बेटा, इसका यूनिट हो जाता है वोल्ट पर एम्पियर, जिसको हम ओम कहते हैं, और ये इसकी साइन होती है। और इसका जो यूनिट होता है बेटा एम्पियर पर वोल्ट होता है, और इसको जो है वो साइमन कहा जाता है, यूनिट को एम्पियर अपन या पर ओम कहा जाता है। इसको पर ओम भी कह सकते हैं इसके यूनिट को बेटा। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये ओम्स लॉ है। अब ओम्स लॉ के ग्राफ के अंदर 2-3 चीजें आपको बतानी है। आज टाइम हो गया, कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं। बेटा पिक्चर निकालना चाहे तो निकाल लें, ऑनलाइन वाले बेटा लेना चाहे तो ले लें।